भारती। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली, आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी, आपको और सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। वैसे तो सोनाली हमेशा बड़ी खुशमिजाज नजर आती हैं, मुस्कुराती रहती हैं, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही खुश दिख रही हैं। क्या बात है? कोई खास बात है क्या? ममता जी, खुशियों को ढूंढने के लिए किसी अवसर की हमें तलाश नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। छोटी छोटी खुशियों में जो लोग खुश रहते हैं ना, उनका जीवन भी खुशहाल होता है, और मैंने वही सीख ली है। और वैसे भी आपसे मिलना, सारी सखियों से, श्रोताओं से मिलना अपने आप में बहुत बड़ी खुशी देती है, इसलिए मैं खुश हूँ। तो ये जो खुशी है माइक्रोफोन के जरिए छन छन कर हमारे श्रोताओं तक जा रही है, और ये जो सीख आपने दी है हमारे श्रोता भी ले लेंगे, और मैंने भी उधार ले ली है थोड़ी सी कि हम भी खुश रहने की कोशिश करेंगे। वैसे सच बात है कि रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी छोटे छोटे पल होते हैं जिसे हम ये सोचते हैं कि अरे मेरी जिंदगी में ये कमी है, मेरी जिंदगी में वो कमी है। हम कमियों को ही देखते रहते हैं, हम दूसरों की खुशी से नाखुश होते रहते हैं। ये जो हमारी समस्या है हम सबकी, मतलब एक आम जो धारणा होती है, तो जहाँ कहीं खुश होने का मौका मिले खुश हो लेना चाहिए। जैसे अभी हमने आपको खुश देखा तो हम और खुश हो गए और देखिए आपको भी हंसी आ गई, मुझे भी हंसी आ गई। वैसे भी ममता जी, कभी कभी ऐसा होता है ना, आपकी और हमारी मुलाकात जब होती है तो साथ में चाय पी ले तो उससे हमें खुशी मिल जाती है। हाँ। मैंने कुछ आपको खिला दिया व्यंजन तो आप खुश हो जाते हैं। तो बस छोटी छोटी खुशियों में ही हमें खुशियां खोजना चाहिए। उसके लिए जरूरी नहीं है कि हमें बहुत बड़ी अवसरों की तलाश हो तभी हम खुश हो। जो लोग छोटी छोटी खुशियों में खुशियां खोजते हैं वो अपने आप में खुश मिजाज होते हैं। बिल्कुल, बैठे बैठे बहुत सारी बातें हम एक दूसरे से कह लेते हैं, साझा कर लेते हैं, तो हम खुश हो लेते हैं। कुछ खुशनुमा दिन को याद कर लेते हैं तो खुश हो लेते हैं। अब हम ये बातें क्यों कर रहे हैं? आज खुशियों की परिभाषा क्या है, यही हमारा एक मुद्दा है जिस पर हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता उस पर कुछ लिखें, और उनके जीवन में कौन सी ऐसी बात होती है, कौन सी ऐसी घटना घटी है जिससे वो खुश हुए और अपनी खुशी को साझा करते हैं दूसरों के साथ। वो घटनाएं बताएं और अपनी कोई बात साझा करें। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखकर भी भेजे हैं बहुत सारे कमेंट्स इस विषय पर। साथ ही आज पर्यटन का दिन है, गुरुवार, तो आज हम चंबा की सैर करवाएंगे। बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश चंबा चलेंगे। बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर हमारे श्रोता चंबा गए हैं, देखी है वो जगह, तो जरूर साझा करें कि क्या चीज देखी है, और उनके परिवार वालों ने देखी है तो वो भी बता सकते हैं। और उस जगह के बारे उसकी क्या खासियत है, हमारे श्रोता कह सकते हैं अपनी बात। और एक विषय है ना, बहुत ही एक ऐसा कह लीजिए कि ऐसा विषय है जिसमें हम बच्चों में डर बिठाना, यानी कई बार ऐसा होता है ना ममता जी कि बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो हम बच्चों को डरा देते हैं कि देखो वो बाबा जी आ जाएगा, फिर हम पुलिस के पास आपको दे देंगे। ये उन्हें बताना है कि भाई पुलिस हमारी रक्षा करते हैं, पर हम बच्चों को डरा देते हैं ऐसे। और फिर हमारा उद्देश्य कुछ गलत नहीं होता है कि बच्चे खा ले, सो जाए, पर वो जो डर है उनके अंदर बैठ जाता है। माओं का बच्चों को डराने का एक बहुत बड़ा डायलॉग हिट हुआ था, आपको याद होगा, शोले फिल्म का डायलॉग, सो जा बेटा, दूध पी ले बेटा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो ये जो माओं का डराने का तरीका होता है वो कई बार बहुत ही गलत साबित होता है, क्योंकि बड़े होने तक वो डर उनमें बैठ जाता है और उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या कोई ऐसा डर आपके जहन में भी बैठा हो, मतलब हमारे श्रोताओं के जहन में, और आपके मन में कोई बैठी हुई बात तो आप भी बता सकती हैं क्योंकि हम सब के मन में होता है कि पुलिस वाले जबकि हमारी रक्षा के लिए होते हैं, हम सब के मन में अरे पुलिस आ जाएगी, भागो यहाँ से, ये जो डर होता है, इस बारे में हमारे श्रोता साझा करें अपनी बात। और साथ ही आज खास दिन है, एक विश्व रेड क्रॉस दिवस है आज, तो उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सोनाली, आज है विश्व रेड क्रॉस दिवस। प्रत्येक बरस 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन याद किया जाता है। ये दिन करुणा और सेवा की भावना के लिए समर्पित है। रेड क्रॉस एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो आपदा, युद्ध, महामारी या किसी भी प्रकार के संकट की स्थिति में मदद करती है। और विश्व रेड क्रॉस दिवस की शुरुआत 1948 से हुई थी और रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डू
स्टूडेंट की स्मृति में हर साल उनके जन्मदिन 8 मई को इस दिन को उनके कार्यों के लिए समर्पित किया जाता है। आज उन्हीं की प्रेरणा के कारण लगभग 192 देशों में नेशनल रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और रेड क्रिसेंट कमेटी है और ये दुनिया का सबसे बड़ा मानवतावादी कार्य है। और रेड क्रॉस की संस्थाएं आज ही के दिन अनेक सामाजिक सेवाओं के कार्यक्रमों का आयोजन करती है। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है। सोनाली, अब बताइए कि ये जो खुशी है, असल में खुशी का राज क्या होता है? हंस देना खुशियों का अर्थ है प्रसन्नता, मतलब यूं ही हंस देना। मुस्कुरा के चलना, है ना। जीवन में काफी सारे लोगों के जीवन में मुश्किलें आती है, पर अगर उन मुश्किलों को अगर हम हंसते खेलते अगर उसके सामने जाएंगे तो वो मुश्किलें भी कह देगी भाई इनके घर ज्यादा दिन नहीं रहना है, ये हमारे बहुत लाड़ प्यार नहीं करते हैं, तो बाय बाय कर देते हैं ना। तो बस खुश रहना है। और परिस्थितियां तो ऐसे विकट आती भी है तो उन्हें बहुत ज्यादा उनके बारे में सोचना नहीं है और खुश रहना है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा नहीं कि परिस्थिति आई है तो वो अडिग है, वो जाएगी भी, परिस्थिति खत्म भी होती है, दुख के दिन बीतते हैं और खुशियों के लम्हे आते ही हैं। और एक बात और है, खुद की खुशी के लिए तो सभी जीते हैं और अपनी खुशी से सभी खुश हो लेते हैं। असल में असली इंसान तो वो है जो दूसरों की खुशी से खुश हो ले। मतलब आपको हमने खुश देखा तो मुझे खुशी हुई और मैं हंस पड़ी। तो ऐसे ही दूसरों की खुशी से, दूसरों की कामयाबी से, दूसरों के आगे बढ़ने से अगर आपके चेहरे पर मुस्कान तिराए तो उसके जीवन में आप दूसरे के जीवन में खुशी के क्षण दे सके, तो ये आपकी बड़प्पन है, आपका बड़प्पन है, आपकी महानता है। ये बिल्कुल सही कहा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि दूसरों की खुशी का कारण भी बनना बहुत जरूरी है। और जो लोग जीवन में संतुष्ट रहते हैं ना ममता जी, वो हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। खुश रहने के लिए जरूरी नहीं है कि इंसान सुविधा संपन्न हो, मानो तो छोटी छोटी खुशियां ही इंसान को खुश मिजाज बना देती है। देखिए ना, हमारी एक सखी हैं जिन्होंने कुछ इसी तरह की बात लिखी है। लिखा है कि खुशी की परिभाषा अनेक है, कोई देकर खुश होता है तो कोई छीन कर, कोई संपन्नता का प्रदर्शन करके खुश होता है तो कोई सादगी में ही खुश हो लेता है। खुशी की जैसी परिभाषा हमारे मन में है, जरूरी नहीं खुशी उसी रूप में हमारे सामने आए। वैसे खुश रहने का कोई बहुत बड़ा राज नहीं है। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपके पास दो विकल्प होते हैं, या तो आप खुश रहें या फिर दुखी। खुश रहने के लिए आत्मा साफ होनी चाहिए, ऐसी आंखें होनी चाहिए जो साधारण से दृश्य में रोमांस खोज ले। खुशी की छोटी सी परिभाषा मेरी नज़रों में यूं है कि 1 घंटे की खुशी के लिए झपकी लें, 1 दिन की खुशी के लिए पिकनिक पर जाएं, जिंदगी भर की खुशी के लिए किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। और विविध भारती से प्रसारित प्रत्येक कार्यक्रम बिना नागा सुनिए, मेरा यकीन करिए आप हमेशा खुश रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर विचार। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि खुशी मिलती नहीं, अपने मन से पैदा होती है। खुशी का सही अर्थ संतोष और खुशहाली की स्थिति है जो आनंद, संतुष्टि और पूर्णता की भावनाओं से जुड़ी है। यह केवल नकारात्मक भावनाओं की अनुपस्थिति ही नहीं है, बल्कि मन की सकारात्मक स्थिति है जिसमें उद्देश्य की भावना, खुद के साथ और दूसरों के साथ जुड़ाव शामिल है। जी, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अब एक श्रोता हमारे लिख रहे हैं कि हर किसी की खुशी का दायरा अलग अलग होता है। किसी कार्य को करने से मन को सुकून मिले वो खुशी है। शिशु माँ की गोद में खुश रहता है, माँ अपने बच्चों की खुशी में खुश होती है। विद्यार्थी अच्छे नंबर पाकर खुश होता है, लहलहाती फसल देखकर किसान खुश होता है। इस तरह हर किसी को अपने क्षेत्र की सफलता या वो जो चाहता है मिल जाए, वो उसकी खुशी बन जाती है। इसे प्राप्त करने के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होती है। जो हमारे सामने है उन सब छोटी मोटी बातों में खुशी ढूंढ लेना चाहिए। अब जैसे कि कोई पुराना मित्र सालों बाद मिले या उससे मिलने की उम्मीद ना हो तो वो खुशी। और जो इन्होंने बात लिखी है कि हर कोई अपने अपने क्षेत्र में खुशी ढूंढ लेता है। अब जैसे हम भी तो खुशी ढूंढ लेते हैं जब श्रोताओं की खुश मिजाज वाली खुशी भरी टिप्पणी आती है, तो हम भी खुश हो लेते हैं। जी, हमारे एक साथी लिखते हैं, खुशी को दैनिक जीवन के छोटे छोटे क्षणों में भी पाया जा सकता है, जैसे कि परिवार के साथ समय बिताना, दोस्तों के साथ हंसना या अपनी पसंद की गतिविधि करना। खुशी जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती है क्योंकि यह हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है।
ममता जी, हमारी एक सखी लिखती है, अभी तो मेरे यहाँ चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, 2 नाती है घर में और पूरा घर खुश है, किलकारी और खुशियों से भरा हुआ है। क्या बात है भाई। देखिए हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जब हम खुशी को परिभाषित कर लेते हैं तब जो खुशी मिले उसे खुशी कह सकते हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। तब दिल को जो सुकून मिलता है वो किसी खुशी से कम नहीं। सखी सहेली की बात कहूँ तो आपके साथ, मतलब हम लोगों का नाम लिखा है, आपके साथ साथी उद्घोषक जो हफ्ते या 15 दिन में एक बार आती हैं, वो फिर नाम लिखे हैं सोनाली बिटिया हो, नेहा बिटिया, और इन सब की आवाज़, आप सब की आवाज़ सुनकर जो खुशी मिलती है इतने दिल से कि दिल में ना समाए, पलक बंद कर कान खोल कर सुन लूं तब दिल खुश हो जाए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। जब किसी की बात सुनकर, किसी की आवाज़ सुनकर खुशी मिले तो जाहिर सी बात है कि उस इंसान की सफलता होती है। लगता है कि हम थोड़ी सी कुछ खुशी किसी को दे सके तो कितना अच्छा लगता है। तो इस बात से हमें भी बेहद खुशी होती है। सचमुच। हमारे एक साथी लिखते हैं, खुशियों की परिभाषा हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। जब मैं नौकरी करता था तब दिवाली पे बोनस मिलने के बाद खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। कुछ लोगों को गरीब, वरिष्ठ और शोषित लोगों की मदद करने में खुशी मिलती है। मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ जो वरिष्ठ और सेवानिवृत्त लोगों के लिए काम करती है। उनके प्रॉब्लम्स जैसे इच्छा पत्र बनाना, ऑनलाइन बैंकिंग कैसे करना, साइबर कॉल को कैसे पहचानना, अकेले हैं तो उनके घर में चक्कर मारना और उनका हाल पूछना, इससे हमारी पूरी टीम है, इससे हमें बहुत खुशी मिलती है। क्या बात है। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि खुशियों की परिभाषा साझा करूं तो बचपन में मुंबई शहर में मेरे पिताजी का ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा व्यवसाय था। उसी दौरान मेरी उम्र 7 साल की थी। तब उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि बेटा, जब तू बड़ा होगा तब मैं तुझे लग्जरी बसेस का धंधा करवा दूंगा। कुछ ही महीनों में वो हार्ट अटैक से गुजर गए, पर उनकी ये कही हुई बात मैं कभी भूल नहीं सका। तब से लेकर आज तक इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मेरा मूड कितना भी ख़राब क्यों न हो, अगर कोई भी सुंदर लग्जरी बस अचानक सामने आ जाए, अगल बगल दिखे, तो मुझे आनंद होता है। मैं पागलों की तरह सेफ्टी का ख्याल रखते हुए उसके फ़ोटो वीडियोज़ निकालता हूँ। मुझे मेरे पापा लग्जरी बसेस का व्यवसायी बनाना चाहते थे, पर उनके बाद उनके मार्गदर्शन की कमी के कारण मैं बन न सका। इसीलिए मैं कभी ज़िंदगी में मायूस नहीं हुआ, बल्कि रोने धोने के बजाय जी भर के लग्जरी बसेस का आनंद लेता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही प्रेरणाप्रद आपकी बातें हैं। और एक हमारे साथी लिखते हैं, ममता जी, सखी लिखती है, कोऊ काहू में मगन, कोई काहू में मगन। हमारे यहाँ आंचलिक भाषा में ऐसा कहा जाता है। यहाँ मगर का तात्पर्य खुशी से है। कोई भगवत भजन करके खुश हो जाता है तो कोई पत्थर तोड़कर, कोई संगीत में डूबकर तो कोई कलेश फैलाकर। खुशी की परिभाषा सबके अलग अलग है। जिस कर्म को करके अपना मन प्रफुल्लित रहे वही आपकी खुशी है। क्या बात है भाई, अलग अलग खुशियों की परिभाषा है। एक सखी हैं जिन्होंने लिखा है कि हम तो बहुत छोटी छोटी खुशी से खुश हो जाते हैं। जैसे अभी बालकनी में गए तो पिंक कलर के गुड़हल के फूल को देखकर खुश हो गए और एक प्यारी सी बात बोलकर वीडियो बना लिया और अपने बच्चों को भेज दिया। उन्होंने लिख के भेज दिया, आपकी खुशी इनमें ही है, हमारी खुशी आपसे है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हर स्थिति परिस्थिति में कुछ छोटी छोटी खुशियाँ खोज लेना चाहिए। दुख और तकलीफ तो कदम कदम पर रहती हैं। छोटी छोटी खुशियाँ बहुत ताकत देती हैं ज़िंदगी में। ये हमारे एक और सखी हैं। और एक हमारे साथी लिखते हैं, खुशी एक विमर्शशील और व्यक्तिगत अनुभव है। इसे हर कोई अपनी दृष्टि से देखता है। आपके उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट होता है कि खुशी का स्रोत कहीं दूर नहीं बल्कि हमारे चारों ओर ही है। छोटी छोटी बातों में, रिश्तों में, सफलता में और यहाँ तक कि प्रकृति के सुंदर रूपों में भी है। शिशु की खुशी, माँ का संतोष, विद्यार्थी की मेहनत का फल, किसान की फसल, ये सभी जीवन के विभिन्न रंग हैं जो हमें सिखाते हैं खुशी के मायने अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका अनुभव हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है। क्या बात है। हमारे एक 2 टिप्पणी एक साथ पढ़ रही हूँ। एक ने लिखा है कि सारे विषय रोचक हैं, खुशियों की परिभाषा समझेंगे, विविध भारती के सुरीले गीतों पर चंबा का पर्यटन करेंगे, ये खुशी है। एक श्रोता ने लिखा है कि 2 नाती हैं घर में और पूरा घर किलकारियों और खुशियों से भरा हुआ है।
और बहुत सारे हमारे साथी भर भर के कमेंट्स लिख रहे हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है कि खुशियों के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह स्वभाव की बात है। यदि आप खुश नहीं हैं तो बेहतर होगा कि आप इसके बारे में चिंता करना बंद कर दें। चिंता से हमें समस्याओं का समाधान नहीं मिलता है। खुश रहने के लिए कुछ बातों पर विचार करना आवश्यक है। अगर मन में कोई ऐसी बात है जो निरंतर दुख दे रही है तो उसे भूल जाना ज़्यादा बेहतर होगा। भविष्य की चिंता भविष्य पर ही छोड़ देनी चाहिए। भविष्य की चिंता में वर्तमान को क्यों पीड़ा दे और अपनी तुलना किसी से ना करे। दूसरों से जुड़ाव, लगाव और अपनत्व भी हमें बहुत सारी खुशियाँ देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं इन सभी श्रोताओं का। देख रहे हैं और पलट रही हैं, कुछ और टिप्पणी है क्या आपके हाथ में? है ना। हमारे एक साथी लिखते हैं कि खुशी की कोई निश्चित परिभाषा या पैमाना नहीं होता। हर व्यक्ति को अलग अलग चीज़ों से खुशी मिलती है। कुछ लोगों को भौतिक सुखों से, मानवीय संबंधों से खुशी मिल सकती है, लेकिन खुशी एक भावनात्मक स्थिति है जो मन की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। मुझे अपने पास अपने द्वारा रखे गए पात्र से पक्षियों को पानी पीते देख खुशी मिलती है और लगाए गए पेड़ों में नए कोपल देखकर भी मुझे बहुत खुशी मिलती है। क्या बात है। तो अपनी इन सारी खुशियों को अपने पास सहेज कर रखनी चाहिए। सोनाली, बात चल रही थी खुशियों की, तो सोनाली आज कहीं घूमने चलने का इरादा था ना? हाँ, चलते हैं ना, चंबा चलते हैं ममता जी। वैसे तो मुंबई में बारिश हो गई है और बरसात के मौसम में घूमने का आनंद कुछ और ही ज़्यादा होता है। वैसे हिमाचल प्रदेश तो जाने के लिए हर मौसम सुखद ही होता है, लेकिन कुछ मौसम ज़्यादा खुशगवार होते हैं। जब थोड़ी ठंड कम हो तो यहाँ ख़ास तौर से मुंबई वासियों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा ठंड सहने में मुश्किल होती है। तो ऐसे बिल्कुल ठिठुर जाएंगे अगर वहाँ पर सर्दियों में जाएंगे तो, इसलिए अभी जाना बहुत अच्छा होगा वहाँ पर, है ना। तो चंबा हिमाचल प्रदेश में स्थित एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। और यहाँ की सुखद जलवायु, बर्फ से ढके पहाड़, हरे भरे जंगल, कलकल करते झरने, नदियाँ पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। बिल्कुल। और जब हम ये बातें बता रहे होते हैं ना, तो आंखों के सामने वो झरने सामने दृश्य आ जाते हैं और हमें मोहित करते हैं। और ये भी बता दें कि प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ चंबा लकड़ी से बने हस्तशिल्प, हाथ से बुने वस्त्रों के लिए भी जाना जाता है। और यहाँ की वस्तुएं दुनिया भर के लोग बड़े ही शौक से खरीदते हैं। एक घोंसले की तरह वो छोटा सा शहर बना हुआ है। अगर हम खड़े होकर यूं निहारें ऊंचाई की ओर तो ऐसे लगता है कि वो एक छोटा सा घोंसला ही है। बहुत सुंदर। और चंबा का मतलब भी यही होता है। और चंबा शहर रावी नदी और उसकी सहायक नदी साल नदी के संगम पर स्थित है। और चंबा घूमने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून तक है, क्योंकि तब यहाँ पर मौसम सुहाना होता है। तापमान 15 से 20 डिग्री तक रहता है। सड़क मार्ग से आप जा सकते हैं, रेल या वायु मार्ग के माध्यम से आप चंबा जा सकते हैं। चंबा से सबसे करीबी जो रेलवे स्टेशन है पठानकोट है, जो लगभग 120 किलोमीटर दूर है। और चंबा से सबसे करीबी जो एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा है, वो है अमृतसर, चंडीगढ़, फैज़ाबाद। यहाँ से आप चंबा के लिए जा सकते हैं। और जब पठानकोट से जाते हैं तो आप बस से भी जा सकते हैं, वहाँ अपनी गाड़ी बुक करके भी जा सकते हैं। जी। और यहाँ के पर्यटन स्थलों में से एक चमेरा झील है और मणिमहेश झील है। यह स्थान ट्रेकिंग प्रेमियों के लिए बहुत खास है और 13 किलोमीटर का लंबा ट्रेकिंग का मार्ग है। और यहाँ का प्रसिद्ध चामुंडा देवी मंदिर है, जिसका निर्माण तकरीबन 1762 में राजा उम्मेद सिंह द्वारा किया गया था। और पाटीदार और लाहला जंगल के बीच स्थित यह मंदिर पूरी तरह से लकड़ी से बना है और ये काली माता का मंदिर है। और यहाँ पर एक खजियार झील है जो बड़ा ही खूबसूरत है और ठंड के मौसम में उस पर बर्फ जम जाती है, तो कितना सुंदर लगता है। हाँ, लेकिन झील पर जाने का सुख नहीं ले सकते जब बर्फ से झील बिल्कुल जम जाती है। और वहाँ पर वन्य जीव अभयारण्य भी है, भूरी सिंह संग्रहालय है और रंग महल है, अखंड चंडी पैलेस है, हरिराय मंदिर है, चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, चंपावती मंदिर है और चौगान वगैरह वगैरह ऐसी खूबसूरत जगह हैं जहाँ आप जा सकते हैं। और खजियार झील जाने के लिए भी आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि आप ऐसे समय में ना जाएं कि चारों तरफ बर्फ हो।
को। और बर्फ देखने का आनंद भी अलग होता है जब आप स्कीइंग करना और बर्फ की बाकायदा फिसल पट्टी पे आप खेलते हैं और बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंकते हैं, तो वो भी एक अलग आनंद होता है। और जब बर्फ में आप जाते हैं तो दूर से लगता है कि बहुत ठंड लगेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद आपके शरीर का तापमान भी शायद बिल्कुल यूज टू हो जाता है, तो हाथ में जो ठंडक महसूस होती है, जैसे लगता है कि अब कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, ठंड का कोई बहुत असर नहीं पड़ रहा है। और हम बहुत तैयारी से भी जाते हैं ना, गमबूट पहन के, बहुत सारे कपड़े पहन के, जैकेट पहन के, और वहाँ पे बर्फ के अंदर है ना ममता जी, ऐसे बना दिया जाता है, ऐसे गड्ढे कर दिए जाते हैं, उसमें पेंट बना दिया जाता है, उसमें बैठ के फोटो खींच लेते हैं हम लोग, बहुत सुंदर। बिल्कुल, फोटो की बात तो जरूर करनी चाहिए क्योंकि फोटो खींचे बगैर कहीं घूमने का आनंद कैसे लिया जाएगा। तो और फोटो खींच के सोशल मीडिया पे पोस्ट करना। लेकिन यहाँ पर अब एक बात याद आ गई तुरंत बात करते करते, वो ये कि फोटो खींचने के लालच में बहुत सारे हम ऐसे वीडियोस देखते हैं जहाँ पर हादसे हो जाते हैं, दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं कि ऊंचे पहाड़ पर जाकर हम फोटो खींच रहे हैं और पैर फिसल जाता है, पहाड़ियों में गिर जाते हैं लोग, फिर उनका पता भी नहीं चलता कि कहाँ किस घाटी में गिर गए। तो ये ध्यान रखना चाहिए, कभी भी नदी, झरने, तालाब के किनारे और झील के किनारे, ऊंचे पहाड़ पर जब भी जाते हैं तो फोटो के लालच में ऐसा कदम ना उठाएं कि दुर्घटना के शिकार हो जाएं। सचमुच जान है तो ये खूबसूरत जहान है, इस बात का हमें हमेशा ख्याल रखना है और बस आनंद के साथ सुखमय यात्रा हो इसकी कोशिश करना चाहिए। साथ ही साच पास पर जाकर आप माउंटेन बाइकिंग कर सकते हैं और चौगान और चंपा मार्केट से आप खरीदारी भी कर सकते हैं। और खाने के लिए स्थानीय व्यंजन है ना, अक्सर होता है ममता जी, हम घूमने जाते हैं और बस अपना जो हमेशा का खाना है, जो दाल चावल रोटी वही खाते हैं, पर वहाँ का भी स्थानीय खाना चखना बहुत जरूरी है। सरसों का साग और मक्के की रोटी जरूर खाएं। साथ ही राजमा मदरा, सिड्डू, पटंडे, चंबा चुख, बावरू, चने का खट्टा, मीठा भात, कचालू चाट इत्यादि यहाँ के भोजन शामिल है। कई बार ये जो व्यंजन होते हैं हमारे सुने हुए नहीं होते हैं जब हम किसी दूसरे प्रदेश में घूमने जाते हैं, लेकिन एक बार स्वाद लेना चाहिए क्योंकि जहाँ जाए वहाँ का स्वाद जरूर चखना चाहिए। ममता जी, हमारे कुछ साथी भी इस विषय पर कमेंट लिख रहे हैं। चंबा शहर में कई मंदिर और महल हैं और 2 लोकप्रिय यात्राएं यानी मेले, सुही माता मेला और मिंजर मेला की मेजबानी करता है, जो संगीत और नृत्य के कई दिनों तक चलता है। चंबा अपनी कला और शिल्प, विशेष रूप से अपनी पहाड़ी पेंटिंग, जो 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में उत्पन्न हुई थी और अपने हस्तशिल्प और वस्त्रों के लिए भी प्रसिद्ध है। और एक श्रोता की टिप्पणी है कि बस जाइए हिमाचल की राजधानी शिमला और आनंद ही आनंद मनाइए, साथ ही गर्मी के विषम ताप से बचिए। इसके लिए सड़क, हवाई और रेल मार्ग भी उपलब्ध है, बस केवल इच्छा शक्ति की ही ज़रूरत है, जिसके आगे धन शक्ति भी कोई विशेष मायने नहीं रखती। भाई जो जहाँ पर जिस शहर में रोजगार करते हैं, जिनकी आजीविका है, वो जाकर कहीं बस जाएंगे शिमला की खूबसूरती से मोहित होकर, तो खाएंगे क्या, परिवार कैसे चलेगा। लेकिन हाँ, इनकी जो मासूम सी टिप्पणी है, इनके इस बात के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। और अब क्या करना है? आज मुझे कुछ डराना है डरने से बचाना है। डर गई ना सोनाली? डर गई मैं कि आप ये क्या कह रही हैं। देखिए, ऐसे ही होता है कि हम अचानक कोई बात कहते हैं छोटे बच्चों से और छोटे बच्चे डर जाते हैं, कहते वो देखो वहाँ, उधर देखो, वो कुछ साया दिख रही है, वो देखो एक कीड़ा आ गया, अभी तुमको काट लेगा, वो देखो शेर आ गया। हाँ, तो बच्चे जिन चीजों से डरते हैं हम उन्हीं को इंगित करते हैं और कहते हैं वो देखो ऐसा हो गया, और बच्चे सहम जाते हैं। और जो बचपन का डर होता है वो आगे चलकर वो डर उनके लिए मुश्किल पैदा करता है। फिर वो जब कभी किसी मंच पर जाते हैं, सार्वजनिक जगह पर कुछ बोलना चाहते हैं या कुछ अपनी मर्जी से कुछ करना चाहते हैं, तो वो डर उनके भीतर भर जाता है। अब जैसे हमारे एक साथी लिखते हैं कि छोटे बच्चे तेज आवाज़ों से भी डर सकते हैं, जैसे कि गड़गड़ाहट या आतिशबाजी। बच्चों को चोट लगने, मौसम या खतरे की चिंता हो सकती है। बच्चे उससे बड़े होते हैं तो वे असली और दिखावटी चीज़ों के बीच अंतर करना सीख जाते हैं। इस उम्र में वे उन चीज़ों से डरना शुरू कर सकते हैं जो वास्तविक जीवन में हो सकती है। दरअसल हम ये बात डराने की कर रहे थे, बच्चों के मन में डर कैसे बैठ जाता है ममता जी। कई बार इसके पीछे हमारा इंटेंशन गलत नहीं होता है कि बच्चा खाना खा ले, बच्चा सो जाए, बच्चा पढ़ाई कर ले या फिर शरारत ना करे, इसलिए हम बच्चों को डराते कि भाई फलाना आ जाएगा तुम ऐसे कर लो। पर वो डर जो है उनके
मन में बैठ जाता है। अब जैसे देखिए ना कि जब हम छोटे थे उस वक्त रात को चौकीदार आते थे, सीटी बजाते थे, डंडा बजाते थे, पर हमारे एक पड़ोस में एक लड़की थी, उसे बोलते थे कि भाई तू अगर ये नहीं करेगी तो चौकीदार पकड़ के ले जाएगा। तो वो बोलती है कि शादी के बाद भी, यानी उनके बच्चे होने के बाद भी जब चौकीदार आता था, डंडा बजाता था, सीटी बजाता था, तो उन्हें डर लगता था। हमें तो बहुत बड़े हो गए थे तब भी उस आवाज से डर लगता था। पता नहीं वो जो ठक ठक लाठी की आवाज होती थी रात के सन्नाटे में, वो आवाज मुझे भी बहुत डर आती थी। तो ऐसी छोटी छोटी जो बातें होती हैं छोटी छोटी, उनसे डराना नहीं चाहिए बल्कि डर खत्म करना चाहिए। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा पोता किसी बात के लिए बहुत जिद कर रहा था। रात का टाइम था, मैंने उसे दूर से पुलिस को दिखाया और कहा पुलिस अंकल आ रहे हैं तो तुमको भी पकड़ लेंगे। उसने मेरी बात सुनी और तपाक से बोला दादी झूठ नहीं बोलो, पुलिस अंकल बच्चों को नहीं पकड़ते हैं, पुलिस हमारी हेल्प के लिए होती है, वो हमारी हेल्प करेंगे। क्या बात है। तो ये तो दांव उल्टा पड़ गया कि बच्चे भी ऐसे तेज होते हैं जी। लेकिन अभी जो ये दौर है, इस दौर के पहले का जो बचपन था वो बहुत मासूम था। तो बच्चे डर जाया करते थे। एक हमारी साथी लिखते हैं कि हमारी एक मौसी जो रूई से डरती थी, उनका ये डर मरते दम तक बना ही रहा। इसके लिए कोमल हृदय में डर नहीं अपितु स्नेह बिठाए तो काम बन जाएगा। और एक श्रोता ने लिखा है कि बच्चों के मन में डर बिठाना, मेरे साथ तो मामला उल्टा हो गया। मेरा बड़ा नाती जब भी मैं मोबाइल हाथ में लेती हूँ तो वो तुरंत कहता है नानी फोन बंद कर दो नहीं तो बाऊ आ जाएगा। मोबाइल से दूर रखने के लिए हमने उससे कभी कहा था कि अब वो हमें सतर्क कर रहा है। तो बच्चे मन के सच्चे सचमुच ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन असल में जब किसी बड़ी बात से हम डराते हैं तो बच्चे सचमुच सहम जाते हैं। जैसे कि कई बार चाइल्ड अब्यूज़ के मामले भी आते हैं जिसमें डर का ही मामला ज़्यादा होता है। बच्चों को कुछ ऐसे वीडियो ले लेते हैं, कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स ले लेते हैं, कपड़े बदल रहे हों बच्चे या उस समय उनका वीडियो ले लिया और डराएं कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो ये वीडियो हम सबको दिखा देंगे, हम अपने इस ग्रुप में डाल देंगे, तुम्हारे दोस्तों को दिखा देंगे। तो इस तरह के डर बच्चों के मन में बहुत बुरा, उनके व्यक्तित्व पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि बच्चों को डरपोक नहीं बनाना चाहिए। उम्र के हिसाब से उन्हें समय समय पर अच्छे और बुरे के बारे में समझाकर बताते रहना चाहिए। डरपोक बनकर वे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हिम्मती और साहसी बनाना चाहिए। बच्चों की मासूमियत बने रहने देना चाहिए और ये बच्चों को डरपोक नहीं बनाना चाहिए। ये बात कह रही है हमारी एक सखी। उम्र के हिसाब से उन्हें समय समय पर अच्छे और बुरे के बारे में समझा कर बताते रहना चाहिए। डरपोक बनकर वे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और एक श्रोता ने कुछ अलग ही बात लिखी है, लिखा है कि बच्चों में डर बिठाना, अरे छोड़िए, आजकल के बच्चे हमें ये कहकर बिठा देते हैं जाओ जाओ, हमें पता है गब्बर सिंह तो साल 1975 में आया था, तब कंप्यूटर का ज़माना नहीं था, आज हम टेक्नोलॉजी युग में जी रहे हैं। मतलब बच्चे अब बड़े सयाने हो गए। हमारी एक सखी लिखती है कि भाई बच्चों को बड़े प्यार से समझाए। जैसे छोटे बच्चे बिजली पावर प्लग में बहुत बार उंगली डालने की कोशिश करते हैं। जो बच्चे समझने लायक होने लगे तब ऐसा ना करें, उनके मित्र बन जाए, सलाह दें, मार्गदर्शन करें बड़े ही प्यार से, ताकि वो हर बात आपके साथ साझा करे बिना भय के। कुछ चीज़ों से तो ज़रूर डरना चाहिए, अजनबी से बात करना, जहरीले जीव जंतुओं से दूरी बनाना और अपने उम्र से ज़्यादा लोगों से दोस्ती करना। एक श्रोता ने लिखा है कि भाई डर वो भी बच्चों में जो अभी अपने विकास क्रम के क्यों परक कतार पर खड़े हैं। अरे भाई, मानते हैं कि ये कहा गया है कि भय बिनु होए न प्रीति, किंतु भय या डर वो भी परिवर्तनशील बच्चों में। देखिए कहीं उनके विकास क्रम में कोई बाधा ना आए, क्योंकि विकसित हो रहे मन में बैठा डर जीवन भर नहीं मन से जा पाता है, इसलिए मन में एक खौफ का छाया रहता है। और एक श्रोता की टिप्पणी है, छोटे बच्चे अगर घर में शैतानी करते हैं या स्कूल जाने में पढ़ाई करने में आनाकानी करते हैं तो माता पिता उन्हें डराते हैं कि तुम्हें हॉस्टल भेज देंगे। और ये जो डर है ये बच्चों में बहुत नकारात्मक और विद्रोह पैदा करता है। जबकि हॉस्टल बहुत मायने में अच्छा भी होता है, लेकिन फिर भी जब ये धमकी के रूप में माता पिता कहते डर जाते हैं। बिल्कुल। और आपको याद होगी वो फिल्म तारे ज़मीं पर, जिसमें बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया जाता है और बच्चा कैसे रोता है, दुखी होता है। तो और कुछ कहना चाहती हैं? अरे बहुत सारे कमेंट्स हैं, पर
समय तो कम है तो भी हम पढ़ रहे हैं कि बच्चों में डर एक सामान्य बात है और इससे हर बच्चा गुजरता है। डर को कई कारणों से हो सकता है। इससे निपटने के कई उपाय हैं। बच्चों को उनके डर के बारे में बात करने दें, उनकी बात सुने, उन्हें समझाए कि डरने के लिए सही नहीं है, वे सुरक्षित है। उन्हें दिलासा दे कि वे सुरक्षित है और वे अकेले नहीं है। उन्हें शांत करने में मदद करें और शांत करने के लिए कुछ चीज़ें करें। उन्हें प्रोत्साहित करें, वे अपने डर से निपटे और डर से बाहर निकाले। उन्हें सकारात्मक रखें और उन्हें बताएं कि वे कुछ भी कर सकते हैं। यदि बच्चे को डर बहुत ज़्यादा है तो उसे प्यार से समझाइए। और कभी जब अकेले हों, एकाकीपन का गम सता रहा हो, तो गीत संगीत का दामन थाम ले, विविध भारती ट्यून कर ले। अब देखिए घड़ी की ओर, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और सोनाली पाठक का नमस्कार। विविध भारती